वेलकम टू कुमार बायोलॉजी क्लासेस। आज 11 का हमारा तीसरा लेक्चर है और शुरुआत के 2 लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी बताए हैं। आज भी हम बेसिक कंसेप्ट पर ही बात करने वाले हैं, लेकिन इस लेक्चर को मैं ऐसे कहूँगा कि एबीसीडी ऑफ बायोलॉजी। एबीसीडी ऑफ बायोलॉजी में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कोई भी आपने 10वीं तक बायोलॉजी सीखा है, लेकिन इसके आगे का बायोलॉजी सीखने के लिए आपको फिर से एक बार ये जो बेसिक वर्ड्स है बायोलॉजी के उसे समझना जरूरी है। आपने देखा होगा कि टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड वगैरह आपने देखा है, लेकिन इतनी ऊंची जब इमारत या कोई बिल्डिंग बनती है उसका फाउंडेशन भी उतना ही मजबूत होता है। और अभी हमारा जो काम है फाउंडेशन तैयार करने का है, क्योंकि आज हम जो फाउंडेशन करेंगे उस पर हमारी बहुत बड़ी बिल्डिंग यानी बायोलॉजी का नॉलेज आपका बढ़ने वाला है। इसलिए हम कुछ बेसिक बातों पर यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। हो सकता है कि इसमें से कोई टर्म्स आपको पता हो, लेकिन उसके बारे में कुछ नया जोड़ने की मैं कोशिश यहाँ पर करूंगा और आपको कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी से उसका ज्ञान यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। ओके, क्योंकि जब तक मैंने मतलब मेरे इतने साल का लास्ट 25 इयर्स आई एम टीचिंग बायोलॉजी, तो मेरे जो अनुभव है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो मैंने अक्सर ये पाया है कि जब बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उनको कई बार उस क्वेश्चन के कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ध्यान में नहीं आते या टर्मिनोलॉजी ध्यान में नहीं आती है। जब उनको टर्मिनोलॉजी का अर्थ बताओ तो उनका आंसर पता रहता है, मतलब उनका आंसर जो है उसके लिए आपको जो बायोलॉजी के जो वर्ड्स है, टर्मिनोलॉजी है, उस पर आपको फुल कंट्रोल लाना जरूरी है। और एक बार टर्मिनोलॉजी अगर आपके ध्यान में आ गई तो आप खुद ही इसी कंसेप्ट को पढ़कर क्रैक कर सकते हो, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्योंकि फाइनल सक्सेस वही है टीचर के हिसाब से कि जब उसका स्टूडेंट खुद कुछ पढ़कर समझने के लायक बन जाए या उसकी वो कैपेसिटी बढ़ाना, उसको एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ाना, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग। ओके, तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ बेसिक पॉइंट्स, बेसिक टेक्नोलॉजी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और अब इसको एंजॉय करना है, मतलब इसको ऐसे पढ़ाई या ऐसे लर्न विद फन, मतलब ध्यान रखना है इसको ऐसे खास टेंशन लेके आपको सुनना नहीं है। बहुत ही मजे में आपके सारे वर्ड्स आपको ग्रैब करना है। अभी सारी टेक्नोलॉजी तो मैं आपको यहाँ पर बता नहीं पाऊंगा एक साथ पहले ही लेक्चर में, एक ही लेक्चर में, लेकिन जो वर्ड्स है जो मुझे मतलब लगता है कि वर्ड्स आपको पता होने चाहिए और उसमें से कुछ वर्ड्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं कुछ वर्ड्स के बारे में इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि बायोलॉजी में आपको हमेशा काम में आने वाले। अभी वर्ड्स के बारे में देखेंगे तो पहला जो वर्ड मैंने लिया है कार्डियक है। तो कार्डियक जो वर्ड यूज होता है, कार्डियक का मतलब हार्ट होता है। तो आपको पता है कार्डियोलॉजिस्ट यानी हार्ट के डॉक्टर। एक बार अगर आपको कार्डियक शब्द ध्यान में आ गया तो आपका मतलब क्लियर हो गया कि कार्डियक व्हाट इज पर्टिकुलर टू व्हाट हार्ट। जैसे आपने एक होगा कार्डियोलॉजी, कार्डियक मसल्स। ओके, बाद में आपने टर्म्स यहाँ पर देखे होंगे, मैं आपको थोड़ा एक होमवर्क भी देना चाहूंगा साइड बाय साइड। तो अगर आपको कार्डियक पता चल गया तो व्हाट इज अ कैट, व्हाट इज अ कैट, कैट इज अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर। ओके, तो थोड़ा आपको काम भी दूंगा क्योंकि आपको बुक्स को एक्सप्लोर करना है। ओके, आपको उसको ऑब्जर्व डाटा कलेक्शन करना है। तो हार्ट से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है दैट इज कॉल्ड कैट। ओके, तो आपको उसको फाइंड आउट करना है। मैंने बेसिक टर्म आपको दिया है, कार्डियक मतलब हार्ट, तो यू शुड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ कैट। उसी तरह से एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज कॉल्ड रीनल। रीनल मींस किडनी। अब जब भी देखेंगे रीनल मींस किडनी, तो रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल फैसिया जो किडनी के बाहर का कवरिंग होता है, यानी सो मेनी टर्म्स विद स्टार्ट विद रीनल। रीनल पिरामिड जो किडनी के अंदर होता है, पिरामिड को रीनल पिरामिड कहते हैं। रीनल पेल्विस, रीनल साइनस। ओके, देयर आर सो मेनी वर्ड्स स्टार्ट विद द रीनल। ओके, तो अगर थोड़ा आपको स्पीड में लगा हो तो ध्यान रखना कि रीनल का मतलब किडनी। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि देखो जितना फाउंडेशन मजबूत होगा उतना आपके आगे जाकर फायदा होगा। तो रीनल का मतलब हमने देखा किडनी। तो रीनल से रिलेटेड वर्ड आपने देखे, मैंने आपको बताया था कि रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल पिरामिड, रीनल साइनस, रीनल पेल्विस, these are the renal fascia जो किडनी का ऊपर का कवरिंग है। all these are the word related kidney। आपको क्या करना है कि जैसे आप एक लेक्चर सुनेंगे तो लेक्चर सुनने के बाद आप इस वर्ड्स को बुक के अंदर देख सकते हो। ओके, ये किडनी से रिलेटेड क्या क्या स्ट्रक्चर है, और हो सके तो आप एक ट्रांसफर सेक्शन यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी वाली डायग्राम ड्रॉ भी करो और उसको लेबल भी करो, तो आपकी अपने आप पढ़ाई हो जाएगी। जैसे देखेंगे आप एनसेफेलॉन, एनसेफेलॉन मतलब ब्रेन होता है। एनसेफेलॉन मतलब ब्रेन होता है।
ध्यान रखना पर एनसेफेलॉन का मतलब ब्रेन होता है। तब देखेंगे ब्रेन से रिलेटेड ये वर्ड्स है एनसेफेलॉन। ओके, एनसेफेलॉन का मतलब ब्रेन होता है और ब्रेन प्रेजेंट इन द स्कल, हमारे स्कल में होता है। ओके, तो पॉइंट यहाँ पर देखना, इसके लिए ध्यान रखना कि वर्ड भी होता है यहाँ पर सेफेलिक। तो सेफेलिक का मतलब क्या होता है? हेड होता है। सेफेलिक का मतलब क्या होता है? हेड। तो ये भी वर्ड आपको कई बार आने वाला है, सेफेलिक एंड हेड। एनसेफेलॉन मतलब हेड के अंदर क्या है? ब्रेन है। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि एक वर्ड अगर आपके ध्यान में आ गया है तो आपको यहाँ पर अपने आप बाकी की टर्म्स ध्यान में आती है। जो सेफेलिक का मतलब हेड, एनसेफेलॉन का मतलब ब्रेन। अभी ब्रेन की जो टाइप्स है, मतलब ब्रेन के जो पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो आपको याद आ रहा है फोर ब्रेन को क्या कहते हैं? फोर ब्रेन को कहते हैं प्रोसेनसेफेलॉन, मिड ब्रेन को कहते हैं मेसेनसेफेलॉन, हाइंड ब्रेन को कहते हैं रोमेनसेफेलॉन। मतलब हर टर्म के साथ एनसेफेलॉन जुड़ा है। ओके, तो फोर ब्रेन को प्रोसेन, मिड ब्रेन को मेसेन और हाइंड ब्रेन को रोमेनसेफेलॉन। तो आप इस तरह से देखेंगे कि एक बार अगर एक टर्म आपके ध्यान में आ गई, उसका एप्लीकेशन शुरू होता है। ओके, कई बार आप एक वर्ड ध्यान रखेंगे, एक टर्मिनोलॉजी होती है आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी इसे कहते हैं सूजन। आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन यानी इसे कहते हैं सूजन। ओके, अगर किसी भी बॉडी के आपके हिस्से में अगर कोई सूजन आती है तो उसे आइटिस कहते हैं। जैसे आप कहते हैं एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस मतलब अगर आपके ब्रेन को जो मेम्ब्रेन्स है, ओके, अगर ब्रेन को सूजन आती है तो इसे कहते हैं एनसेफेलाइटिस। ओके, तो आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन होता है। इसका बहुत सारे जगह पर आप यूज कर सकते हैं, जैसे राइनाइटिस, राइनो। एक वर्ड यहाँ पर है, राइनो मतलब मैंने यहाँ पर लिखा मैंने नोज, राइनो का मतलब नोज। राइनाइटिस, जब आप कहेंगे राइनाइटिस यानी नोज को जब सूजन आएगी तो राइनाइटिस आप इसे कहेंगे। ओके, तो इस तरह से आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन या सूजन होता है। फिर आप बहुत सारी टर्मिनोलॉजी कर सकते हैं, द एंड विद आइटिस। ओके, तो ऐसी टर्मिनोलॉजी आपको कम से कम 10, 15, 20, 25 आप बना सकते हैं, दैट एंड विद आइटिस। तो इस तरह से आप ध्यान रखना पर, तो आइटिस से रिलेटेड द वर्ड्स एंड विद आइटिस, ऐसे आपको एक लिस्ट बनाना है। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि एनसेफेलॉन का मतलब समझाया। बाद में दूसरा तीसरा वर्ड आगे का वर्ड है दैट इज पल्मोनरी। तो पल्मोनरी का मतलब लंग्स होता है। पल्मोनरी का मतलब लंग्स होता है। तो पल्मोनरी वर्ड इज फॉर व्हाट? लंग्स। तो फिर आप देखेंगे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, तो इस तरह से देखेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम्स, एक कांसेप्ट है पल्मोनरी वॉल्यूम्स का। ओके, तो इस तरह से देखेंगे वंस यू अंडरस्टूड द वर्ड पल्मोनरी दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? लंग्स से रिलेटेड है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियरली ध्यान रखना है। ओके, तो पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? लंग्स होता है। ओके, बाद में यहाँ पर आप देखेंगे अगली टर्म यहाँ पर ओस्टियो। ओस्टियो का मतलब है ओस्टियो यानी बोन। ओके, ओस्टियो मतलब बोन, आपकी जो हड्डी है उसे बोन कहते हैं। तो ओस्टियोलॉजी अगर मैं कहूंगा, ओस्टियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ बोन। ओस्टियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बोन। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज अल्टरनेट नेम फॉर बोनी फिश? व्हाट इज अल्टरनेट नेम फॉर बोनी फिश? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टू वे हमारा इंटरेक्शन हो, कुछ साथ साथ जैसे मैं आप यहाँ से इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूँ उसी तरह से आपकी भी सर्चिंग पावर बढ़े। तो व्हाट इज अल्टरनेट नेम फॉर बोनी फिश? और बोनी फिश को एक्चुअली दो अल्टरनेट नेम है, तो यू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम द रेफरेंस बुक्स। ओके, तो रेफरेंस बुक से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आप देखेंगे यहाँ पर ओस्टियोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ बोन। ओस्टियो का मतलब बोन हो गया, जहां पर भी ओस्टियो आएगा दैट इज कॉल्ड बोन। ओके, तो ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट, these are the types, these are the cells of bone. ओस्टियोब्लास्ट, बोन के अंदर कौन कौन सी सेल होती है देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। बोन के अंदर जो सेल होती है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट। अभी जो मैं सेल्स आपको बता रहा हूँ, ये जो नए नाम से आपको बता रहा हूँ, तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, एज अ नीट एस्पायरेंट, यू शुड बी फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स। कहाँ पर है, कहाँ पर ओस्टियोब्लास्ट है, कहाँ पर ओस्टियोसाइट है, कहाँ पर ओस्टियोक्लास्ट है। एक्चुअली ओस्टियोक्लास्ट जो सेल है ना, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेल है। ध्यान रखना, ओस्टियोक्लास्ट जो सेल है वेरी इंटरेस्टिंग सेल, क्योंकि ओस्टियोक्लास्ट सेल जो होती है, ध्यान रखना, इट मेंटेन द शेप ऑफ बोन। ये हमारे बोन का शेप मेंटेन करता है। आप देखेंगे हमारे बॉडी के अंदर हर हड्डी को एक पर्टिकुलर शेप होता है और वो शेप
मेंटेन करने का काम है ओस्टियोक्लास्ट करती है, यानी उस बोन के अंदर, हड्डी के अंदर जो एक्सेस पार्ट है दैट इज ईटन बाय द सेल। और इसी वजह से आप देखेंगे कि अगर पूरा स्केलेटन आप देखेंगे तो हर हड्डी को यानी हर बोन को एक पर्टिकुलर शेप है, एंड दैट शेप वाज मेंटेन्ड बाय ओस्टियोक्लास्ट। तो यू शुड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट। ओके, तो ठीक है, अगला वर्ड हम देखते हैं कॉन्ड्रियो। कॉन्ड्रियो मतलब ध्यान रखना कि व्हेन यू से कॉन्ड्रियो, कॉन्ड्रियो का मतलब होता है कार्टिलेज। कॉन्ड्रियो का मतलब होता है कार्टिलेज। ध्यान रखना, एक्चुअली बोन और कार्टिलेज जब हम कहते हैं ना, इट इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। ओके, और उसमें आप बोन और कार्टिलेज का अंदर का डिफरेंस अब होता है कि बोन काफी हार्ड होता है तो कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है। और आप देखेंगे तो कॉन्ड्रियो यानी कार्टिलेज। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। कार्टिलेज अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कार्टिलेज के टाइप्स होते हैं, और कार्टिलेज के 4 टाइप होते हैं, बहुत ही आसानी से जैसे लग सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। HEFC, तो कार्टिलेज के 4 टाइप्स होते हैं बच्चों। देखो, H मतलब हाइलाइन कार्टिलेज, H मतलब हाइलाइन कार्टिलेज, E मतलब इलास्टिक कार्टिलेज, F मतलब दैट इज अ फाइब्रोकार्टिलेज, एंड C मतलब कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ओके, देखो तो थोड़ा मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करा रहा हूँ क्योंकि ताकि आपका नॉलेज बढ़े, क्योंकि जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप, जैसे आप देखते हैं ना समुद्र एक एक बूंद से बनता है, वैसे जैसे जैसे आप एक एक टर्मिनोलॉजी समझेंगे तो आपका नॉलेज एनरिच होता जाएगा। द डे विल कम कि उस दिन आप पूरे एबल हो जाएंगे नीट को क्रैक करने के लिए। तो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जिसको समझना है, अब यहाँ पर एक मैं टेक्निक आपको देना चाहता हूँ कि हम किस तरह से यहाँ पर देखना कि हाइलाइन यानी कार्टिलेज के 4 प्रकार है। हाउ टू रिमेंबर, बहुत ही आसान तरीका है, HEFC। अभी आपको क्या रिकॉल हो रहा है आपके दिमाग में? देखो, आपके दिमाग में जो रिकॉल हो रहा है वो HDFC। आपने सीखा है HDFC बैंक, लेकिन HDFC जैसे आप कोई बोर्ड देखते हो तो उसको D को E कर लेना, वेरी सिंपल। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, बिल्कुल HDFC बैंक दिख गई तो आपको फायदा हो रहा है, तो आप HEFC ऐसे ध्यान रख सकते हैं, D को E कर लेना। ऐसे समझो कि नई कोई बैंक है, ओके, HDFC बंद हो गया और नई बैंक खुल गई, कौन सी? HEFC। तो यहाँ पर H का मतलब हाइलाइन, E का मतलब इलास्टिक, F का मतलब फाइब्रो, C का मतलब कैल्सिफाइड। These are the 4 types of cartilage। तो आपको पता है आपके नोज ऑफ द टीप। अब एक सिंपल पॉइंट बता दो कि नोज, और जैसे हम देखते हैं कि ये फेस है और ये नोज है, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि नोज, टीप ऑफ द नोज, ओके, टीप ऑफ नोज में कौन सा कार्टिलेज होता है? क्वेश्चन क्या है? टीप ऑफ द नोज में कौन सा कार्टिलेज होता है? ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि हमारे जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, नोस्ट्रिल है कि नहीं, ये टिप ऑफ द नोज है, हमारे जो नोस्ट्रिल है तो नोस्ट्रिल के बीच में यहाँ पर ऐसा पार्टीशन होता है। ओके, देखो मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, टिप ऑफ द नोज, ये नोज का टिप है, और ये जो है यहाँ पर हमारे 2 नोस्ट्रिल के बीच में पार्टीशन है। तो टिप ऑफ द नोज कौन से कार्टिलेज से बना हुआ है, और पार्टीशन जो है 2 नोस्ट्रिल के बीच में जो सेप्टा है, पार्टीशन है, वो कौन से कार्टिलेज से बना है? तो वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, आज तक आपने कई बार, मतलब जैसे आप मिरर में देखते हो, आपने नोज आपका देखा है क्या, लेकिन आपको उससे रिलेटेड बायोलॉजी याद आई, राइनो यानी नोज, फिर नोज कौन से कार्टिलेज से बना है, टिप ऑफ द नोज कौन से कार्टिलेज से बना है, फिर आपके जो 2 नोस्ट्रिल्स हैं, 2 नोस्ट्रिल के बीच में कौन सा कार्टिलेज है, और आप देखते हैं कि आपको जो ईयर लोब्स है, ईयर लोब पिन्ना आपके जैसे, तो ईयर लोब ध्यान रखना, तो जो ईयर लोब कौन से कार्टिलेज से बने हुए हैं, ये भी आपको स्टडी करना है। ओके, तो मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे देता हूँ। ओके, तो और होमवर्क ऐसे मतलब एक स्टडी करके मत करना, ऐसे फन एंजॉय, ओके, उस पढ़ाई को एंजॉय करना। तो हाइलाइन का लोकेशन क्या है, इलास्टिक का लोकेशन क्या है, फाइब्रो का लोकेशन क्या है, कैल्सिफाइड का लोकेशन क्या है, और खास करके जिन बच्चों ने अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी होगी या बायोलॉजी ओलंपियाड का स्टडी की होगी, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का स्टडी किया होगा, तो इसमें तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या आपको रिकॉल हो रहा है? आप इस तरह से, अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं दी है तो भी डरने की बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर पूरे बेसिक से ऊपर जाने वाले हैं, ABCD से ऊपर जाने वाले हैं। इसीलिए मैं मतलब ध्यान रखना कि आपको कोई चिंता करने का विषय नहीं है। ओनली द थिंग इज दैट जो मैं यहाँ से आपको नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ उसको बहुत अच्छे तरह से रिटेन करने की आपको कोशिश करना है। ओके,
नाउ अगला टर्म्स हम देखते हैं यहाँ पर कि मैंने कार्टिलेज के बारे में बताया। एक्चुअली हर टॉपिक पर अलग अलग कंटेंट है, मतलब ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा है टॉपिक पर बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा एक हम उसके बारे में प्राइमरी लेवल की इंफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। ओके, अभी अगला पॉइंट आप देखना, ऑप्थेल्मो। ऑप्थेल्मो मतलब आईज। ओके, ऑप्थेल्मो का मतलब आई होता है। इस तरह से देखेंगे यहाँ पर ऑप्थेल्मो मतलब आईज होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये भी टर्मिनोलॉजी को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आई स्पेशलिस्ट। ओके, इस तरह से आप देखेंगे ऑप्थेल्मो का मतलब आई होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑडिटरी। ऑडिटरी का मतलब क्या है? ऑडिटरी इज कंसर्न विद द ईयर। आपकी जो ईयर है उसे कहते हैं ऑडिटरी, ध्यान रखना। तो ये ऑडिटरी मतलब ईयर, रिगार्डिंग ईयर्स कैन से ऑडिटरी से कई सारे वर्ड बनते हैं। ऑडिटरी कैनाल, जो ध्यान रखना कि हमारा जो एक्सटर्नल पिन्ना होता है, एक्सटर्नल पिन्ना हमने देखा, और उसके बाद जो अंदर ट्यूब जाती है उसे कहते हैं ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी नर्व होती है। ओके, ऑप्थेल्मिक भी नर्व्स होती है, ध्यान रखना। हमारे ब्रेन से जो नर्व्स निकलते हैं उनके नाम दिया, ऑप्थेल्मिक नर्व्स, ऑडिटरी नर्व्स। ऑडिटरी का मतलब इट रिगार्डिंग हियरिंग्स। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। अगला पॉइंट हमें देखना है, दैट इज कॉल्ड लैरिंगो। तो लैरिंगो का मतलब क्या होता है? लैरिंगो यानी लैरिंग्स। लैरिंगो का मतलब क्या होता है? लैरिंग्स होता है यहाँ पर। तो लैरिंगो का मतलब लैरिंग्स होता है, जैसे हम साउंड बॉक्स ही बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ साउंड बॉक्स। जैसे हम साउंड बॉक्स ही बोलते हैं जनरली। लैरिंगो यानी लैरिंग्स या साउंड बॉक्स, जैसे एडम्स एप्पल भी कहते हैं ना, इट इज आल्सो एज एडम्स एप्पल। अभी ध्यान रखना कि हमारा जो यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना कि यहाँ पर लैरिंग्स यानी साउंड बॉक्स, यानी जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे फेस है हमारा, नोज, इस तरह से देखेंगे यहाँ पर, ये हमारी नेक रीजन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हियर द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, यहाँ पर होता है साउंड बॉक्स। ओके, मतलब ऊपर में होता है, यहाँ पर होता है फेरिंग्स, और फेरिंग्स के नीचे होता है लैरिंग्स। ओके, तो ऊपर होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे होता है लैरिंग्स। आप देखेंगे लैरिंग्स यानी साउंड बॉक्स। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उस समय जो आवाज निकल रही है वो साउंड बॉक्स से निकल रही है। तो लैरिंग्स का मतलब साउंड बॉक्स होता है। जैसे एडम एप्पल भी कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि लैरिंग्स को एडम एप्पल कहते हैं ओनली मेल, क्योंकि मेल का जो लैरिंग्स होता है, यहाँ पर देखना ये जो पोजीशन है, तो मेल का लैरिंग्स थोड़ा प्रोट्रूडिंग होता है, थोड़ा बाहर की तरफ होता है, और इसे कहते हैं एडम्स एप्पल। और वो भी ध्यान रखना कि प्यूबर्टी एज में होता है। जैसे चाइल्ड से आप एडोलेसेंट एज में जाते हैं और फिर एडल्ट, चाइल्ड, एडोलेसेंट यानी टीनेज और फिर एडल्ट। तो ध्यान रखना कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल, दिस इज आल्सो वन ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल, कि जैसी सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है तो उस चाइल्ड के अंदर after 14 age you can see that sound box are become, their larynx are somewhat protruding outside and distinctly seen, and this is seen only in case of male and that is called Adam's apple। तो इस तरह से आप larynx के बारे में देखते हैं। अभी लैरिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या पता है कि जो कोयल होती है, जो गाना गाती है, तो उसके साउंड बॉक्स को क्या कहते हैं? सो एक क्वेश्चन आपके लिए आ गया कि जो कोयल होती है, जो गाना गाती है, तो उसके साउंड बॉक्स को व्हाट इज द अल्टरनेट नेम? ओके, आप ये क्वेश्चन नोट डाउन करना है, इसके आंसर्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लैरिंग्स वाला पॉइंट क्लियर हो गया। लैरिंग्स के बाद हम अगली टर्मिनोलॉजी देखने वाले कॉर्डल। अभी ये जो वर्ड्स है आपको नंबर ऑफ टाइम, एवरी टाइम यू कम अक्रॉस दिस वर्ड्स आर देयर। तो कॉर्डल का मतलब क्या होता है? टेल होता है। तो कॉर्डा यानी टेल, कॉर्डल एंड, कई बार ऐसे बोला जाता है कॉर्डल एंड्स, दैट इज कॉल्ड टेल एंड है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि आप एनिमल को जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ओके, तो ये जो आप देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, दैट यू कैन डिफरेंस के पीछे ध्यान रखना कि यहाँ पर तो कॉर्डाटा, ओके, तो दैट इज कॉर्डाटा यानी नोटोकॉर्ड्स होता है, तो नोटोकॉर्ड फाइनली दैट ध्यान रखना कि दैट एंड्स इनटू टेल। ओके, सो कॉर्डा यानी टेल, ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाद में हम देखते हैं ओरल। ओरल का मतलब माउथ होता है, ओरल मींस माउथ। ओके, और माउथ को भी स्टोमा कहते हैं, स्टोमा। माउथ को और एक नाम है, दैट्स कॉल्ड स्टोमा। ओके, जैसे अपने एनिमल क्लासिफिकेशन देखना होगा, अग्नाथा and Ganthostomata, Ganthostomata और Agnatha means animal without jaw। Okay, Ganthostomata means animal with jaw। तो stoma यानी क्या रहते हैं? माउथ यानी ओपनिंग। जैसे आप प्लांट के अंदर सीखे स्टोमाटा, ओके, स्टोमाटा, तो स्टोमा यानी माउथ होता है, उसी का दूसरा शब्द होता है ओरल होता है। इस तरह से आप देखेंगे और भी कई सारे अल्टरनेटिव वर्ड्स होते हैं बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी की स्पेशलिटी देखिए, एक ही टर्म्स को बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। अगले इंटरेस्टिंग टर्म्स यहां पर आ रहे हैं, दैट इज एंजियो।
When you say एंजियो, एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। आपके बॉडी में जो ब्लड वेसल है उसे कहते हैं एंजियो। तो एंजियो मतलब आप देखेंगे इसलिए कहते हैं कि एंजियोलॉजी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजियोलॉजी? एंजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्लड वेसल। एंजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्लड वेसल। आप ध्यान रखना कि एंजियो का मतलब ब्लड वेसल होता है, एंजियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ब्लड वेसल होता है। और आप देखेंगे कि विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट था। तो विलियम हार्वे इज द फादर ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। William Harvey is the father of closed circulatory system because he was a scientist। वो ऐसा एक प्रकार का साइंटिस्ट था, मतलब उसका काम इस तरह से था कि यानी जब बॉडी डेड मतलब किसी उनके एरियाज के अंदर किसी की बॉडी अगर डेड हो जाती थी तो लोग उसको मतलब कब्रिस्तान में जाके गाड़ देते थे। तो ये जाके उसको वापस निकाल कर घर में लेकर आता था और उसकी बॉडी को डिसेक्ट करके उसने ब्लड वेसल के बारे में पता लगा कि हमारे बॉडी में आर्टरीज और वेन होती है। तो ग्रेट इनोवेशन करने वाला साइंटिस्ट था एंड दैट्स इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर कि ब्लड वेसल्स तो तीन प्रकार की होती है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। तो आर्टरी वेन को डिस्कवर करने वाला कौन था? विलियम हार्वे था। लेकिन उस समय माइक्रोस्कोप की ज्यादा इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसीलिए अनएबल टू फाइंड आउट द कैपिलरीज। तो बाद में कैपिलरी को डिस्कवर करने वाला कौन था? तो कैपिलरी को डिस्कवर करने वाला था मार्सेलो। ध्यान रखना पर मार्सेलो मालपिगी। तो मार्सेलो मालपिगी इज दैट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर द कैपिलरीज। तो आप देखते हैं कि सबसे छोटी ब्लड वेसल जो होती है कैपिलरी होती है। तो कैपिलरी को डिस्कवर करने वाला कौन था? मार्सेलो मालपिगी। ओके, तो इस तरह से हम देखेंगे ब्लड वेसल के बारे में, इसे एंजियोलॉजी एंड स्टडी ऑफ ब्लड वेसल समझेंगे। बाद में एंजियोग्राफी। एक्चुअली ग्राफी का मतलब स्टडी होता है, एंजियोग्राफी यानी यहाँ पर हम ब्लड वेसल स्टडी करते हैं। और ब्लड वेसल्स क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर क्लॉट्स देखना है। कोई आप देखते हैं कि ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है और ब्लड वेसल जब ब्लॉक हो जाती है, खास करके जो हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है, तो हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी होती है? क्या आपको याद आ रहा है? तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है उसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं उसको? कोरोनरी आर्टरी। और अगर इस कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई क्लॉट यानी ब्लॉक अगर तैयार हो गया है, ब्लॉकेज तैयार हो गया है, तो उसको स्टडी करने के लिए जो प्राइमरी लेवल का डायग्नोसिस होता है दैट इज कॉल्ड एंजियोग्राफी। ध्यान रखना, एंजियोग्राफी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एंजियोग्राफी इज अ काइंड ऑफ डायग्नोसिस टेक्निक। ओके, इसके बारे में हम बाद में डिटेल देखेंगे एंजियोग्राफी होता कैसे, क्या होता है। लेकिन एक ध्यान रखना, प्राइमरी लेवल में आपको बता रहा हूँ कि एंजियोग्राफी एक टेक्निक है जिससे हम ब्लड के वेसल के अंदर जो क्लॉट होता है उसे हम स्टडी करते हैं और हमें पता चलता है कि कितने परसेंट ब्लॉकेज हो गया है। ठीक है, तो एंजियोग्राफी एक बार अगर एंजियोग्राफी हो गया तो उसमें अगर पता चल गया कि कितना ब्लॉकेज है तो उसको जो ट्रीटमेंट होती है इसे कहते हैं एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोप्लास्टी, प्लास्टी यानी सर्जरी। ध्यान रखना, प्लास्टी का मतलब सर्जरी होता है। और अगर किसी जगह पर क्लॉट है ब्लड वेसल में तो वहां पर एक स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जैसे स्टेंट हम कहते हैं। तो स्टेंट यहां पर इंट्रोड्यूस करवाना वहां का जो ब्लॉकेज है, क्योंकि क्या होता है कि एक्चुअली अगर किसी जगह पर ब्लॉकेज अगर हो गया, जैसे मान लो दिस इज द ब्लड वेसल है और यहां पर क्या होता है कि यहां पर डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से यहां पर ब्लॉकेज हो गया है। तो ये ब्लॉकेज निकालकर वहां पर स्प्रिंग लगाया जाता है, स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं आप एंजियोप्लास्टी। ओके, तो एंजियोप्लास्टी ये टर्म्स है। देखिए मतलब एक बार अगर आपको एक टर्म आ गई तो कई सारे मतलब आप देखेंगे कि कई सारी टर्मिनोलॉजीज खुलती है। ओके, तो ये पॉइंट आपको देखना है, मतलब एक शब्द के पीछे कई सारे शब्द दौड़ते ध्यान रखना। ओके, तो ये आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, अगला पॉइंट, जैसे एंजियो का और एक मीनिंग है, जैसे आप जूलॉजी में तो एंजियो का मतलब ब्लड वेसल से थे, लेकिन बॉटनी में एंजियो का मतलब क्या होता है? कवरिंग। बॉटनी में एंजियो का मतलब कवरिंग होता है और इसी को जो टर्म तैयार होगी कौन सी? एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर एक टर्म हो गई कौन सी? एंजियोस्पर्म। नाउ एंजियोस्पर्म के अंदर एंजियो का मतलब कवरिंग और यहाँ पर आ गया शब्द कौन सा? स्पर्मा। स्पर्मा मींस सीड। स्पर्मा मींस सीड है ना, बेसिक टर्म। स्पर्मा का मतलब होता है सीड होता है और इसी को कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा मतलब क्या है? सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। क्या सभी प्लांट्स में सीड प्रोड्यूस होती है? अल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। बताइए मुझे इसमें से कौन से प्लांट में सीड तैयार होती है? तो एक ध्यान रखना, इसमें से सीड तैयार करने वाले प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म।
और जिम्नोसोम एंजियोस्पर्म एक साथ हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफाइटा, इसे कहते हैं हम स्पर्मेटोफाइटा। फाइटा मींस प्लांट, फाइटा मींस प्लांट, और जिन प्लांट के अंदर सीड तैयार होते हैं कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा। तो स्पर्मेटोफाइटा के दो एग्जांपल है, जिम्नोसोम और एंजियोस्पर्म। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि स्पर्मा यानी सीड, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। स्पर्म का मतलब सीड होता है। अभी इनके सब एंजियोस्पर्म प्लांट की क्या स्पेशलिटी है, एंजियोस्पर्म प्लांट की स्पेशलिटी के इनके अंदर जो सीड होती है, सीड के ऊपर कवर होता है, सीड के ऊपर जो कवर होता है यहाँ पर उसे कहते हैं फ्रूट। तो यहाँ पर सीड के ऊपर कवर होता है, कवर को क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म के अंदर सीड एनक्लोज इनसाइड द फ्रूट, और सीड जो है फ्रूट के अंदर एनक्लोज होने की वजह से इसे कहते हैं एंजियोस्पर्म। और यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि इसे एंजियोस्पर्म कहने का कारण और एक है कि यहाँ पर सीड और फ्रूट है, और सीड और फ्रूट होने का मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर बेसिक पॉइंट हम लेते हैं कि जैसे इस तरह से कि ये स्ट्रक्चर दिया है, ये स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओवरी, इसे कहते हैं हम स्टाइल, और इसे कहते हैं स्टिग्मा। दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द गायनोशियम। ओके, दिस इज टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ गायनोशियम। अभी क्या होता है कि जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं ओवुल, ओवरी के अंदर होता है ओवुल होता है, तो ओवरी एनक्लोजेस हियर ओवुल स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस तो ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट, तो इसका कन्वर्शन फ्रूट में हो जाता है, ओवुल का कन्वर्शन सीड में हो जाता है। तो ध्यान रखना कि मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ओवरी का आफ्टर फर्टिलाइजेशन, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट इनटू फ्रूट एंड ओवुल आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट इनटू सीड। मतलब इसी तरह से देखते हैं। इसलिए अगर आपको किसी ने पूछा कि डिफाइन सीड, व्हाट इज अ सीड, द फर्टिलाइज्ड ओवुल इज कॉल्ड सीड, द फर्टिलाइज्ड ओवुल इज कॉल्ड सीड, क्योंकि ओवुल फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड में कन्वर्ट होता है, और ओवुल का जो कवरिंग होते हैं उसे कहते हैं इंटीगमेंट, और इंटीगमेंट का ही कन्वर्शन सीड कोट में होने वाला है। तो सीड कोट के दो लेयर होते हैं। ओके, तो सीड कोट के अंदर दो लेयर होते हैं। आप एक क्वेश्चन लिख लो, व्हाट आर द टू लेयर्स ऑफ सीड कोट। ओके, तो सीड कोट के बाहर के लेयर को क्या कहते हैं और अंदर के लेयर को क्या कहते हैं, तो ये नेम्स आपको फाइंड आउट करना है। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं कि आपकी सर्चिंग पावर में आपको सर्च करना है, आपकी सर्चिंग एबिलिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी सर्चिंग एबिलिटी नहीं बढ़ेगी आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा, और जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा यू कैन नॉट एबल टू सॉल्व द एमसीक्यूज, क्योंकि लिमिटेड नॉलेज से थोड़ा चलने वाला नहीं है। 10वीं तक आपको कांसेप्ट थोड़ी लिमिटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा नॉलेज अगर आपको वाइडर होने जा रहा है तो वो आदत आपके पास होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ओके, जैसे हम किसी मार्केट में जाते हैं और हमें एक मोबाइल लेना होता है, तो हम क्या करते हैं कि मोबाइल का पूरा मार्केट सर्वे करते हैं, कौन से कंपनी का है, उसके फीचर्स क्या है, उसकी बैटरी क्या है, लेटेस्ट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे हम सर्वे करते हैं उसी तरह से आपको भी किसी भी टॉपिक के बारे में पूरा सर्वे करना है कि मेरे सिलेबस के अंदर कौन सा कांसेप्ट फिट हो रहा है, उसका मुझे फायदा क्या हो रहा है। तो इस सारे पॉइंट आपको ध्यान रखते हुए इस तरह से पढ़ाई करना है, यानी कोई भी कांसेप्ट बहुत डिटेल में आपको स्टडी करना है, तो पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल मैंने आपको दिया है और ये आदत हमें डालना है। अगर मोबाइल के बारे में इतना सर्च कर सकते हैं तो हम हमारे स्टडी वाले मतलब जिसे हमें डॉक्टर बनना है तो हर कांसेप्ट के बारे में आपको इतना ही इन्वेस्टिगेशन करना है। ठीक है, अगला एक टर्मिनोलॉजी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड इट्स कॉल्ड जिम्नो। जिम्नो मतलब नेकेड होता है, जिम्नो मतलब नेकेड होता है, उससे टर्म था कि जिम्नोस्पर्म। नाउ जिम्नोस्पर्म मतलब क्या आता है, दैट इज अ नेकेड सीड। नेकेड सीड मतलब ध्यान रखना कि जिम्नोस्पर्म में सीड है लेकिन फ्रूट नहीं है, जिम्नोस्पर्म में सीड है लेकिन फ्रूट नहीं है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म में ओवुल है लेकिन ओवरी नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना कि जिम्नोस्पर्म में ओवुल है लेकिन ओवरी नहीं है, और ओवरी से तैयार होता है फ्रूट, ओवुल से बनता है सीड। तो नेचुरली जिम्नोस्पर्म में सीड है लेकिन फ्रूट नहीं है, क्योंकि ओवुल उसका नेकेड है। ओवुल उसका कैसा है, नेकेड है, यानी ओवरी के ऊपर ओवुल के ऊपर ओवरी यहाँ पर नहीं है, और ओवुल के ऊपर ओवरी न होने की वजह से यहाँ पर सीड है लेकिन फ्रूट नहीं है।
एंड दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म। और यही तो कारण होता है कि वहाँ पर फ्रूट न बनने की वजह से हमारे कोई खाने का कोई इंटरेस्ट वहाँ पर नहीं होता है। तो ज्यादातर बच्चों को अगर आप जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल पूछेंगे तो बच्चों को याद आती नहीं है। ओके, फिर भी मैंने आपको बताया था as a student of biology you should know that at least 10 example of algae, 10 example of bryophyta, 10 examples of pteridophyta, 10 examples of gymnosperm, 10 example of angiosperm. You should know the example at least 5 examples of monocot, 5 examples of dicot plants. Okay, इस तरह से ध्यान रखना है। ओके, तो इस तरह से और बहुत आसान होता है। जैसे मैं एक डाइकॉट के एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो डाइकॉट के एग्जांपल है पी, आप देखेंगे पी ग्राम। ओके, जैसे पी जो होता है वाटाना है कि नहीं, ग्राम यानी आप देखते हैं फुटाना, और ग्राउंडनट अगर लिखा हुआ है शेंगाना। तो एक्चुअली क्या है, पी मतलब वाटाना, ग्राम मतलब हरभरा उसे कहते हैं ना, दैट इज ओके चना उसे कहते हैं। ओके, फुटाना है उसे फुटाना कहते हैं, और ग्राउंडनट मतलब शेंगाना। तो देखो कितना आसान है, वाटाना फुटाना शेंगाना, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डाइकॉट, these are the examples of dicot। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखना है। यानी एक्चुअली एवरी डे आप बायोलॉजी से रिलेटेड आपकी एक्टिविटी थी, आपका ऑब्जर्वेशन होता है, लेकिन उस समय हम क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट हमारे दिमाग में नहीं होता है। अगर आप उस तरह से देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से एग्जाम्पल भी ध्यान रख सकते हैं। और हम इसी तरह से ट्रिकी वे से जाने वाले हैं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस आपको मुझे अच्छी तरह से कंडेंस करके देना है, तो ट्रिक बहुत जरूरी है। तो आज से आप देखोगे टाइम पास कब तक खाएंगे, वाटाना फुटाना शेंगाना। तो इस तरह से वाटाना ने पी, फुटाना ने ग्राम, शेंगाना ने ग्राउंडनट, एंड दीस आर द एग्जांपल ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। ओके, तो इस तरह से बहुत आसानी से आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या मुझे बता पाएंगे कि मैंगो इज अ मोनोकॉट और डाइकॉट? आजकल आप मैंगो खा रहे होंगे, तो मुझे बताना कि मैंगो इज मोनोकॉट और डाइकॉट। और इससे आप मोनोकॉट डाइकॉट के 5 एग्जांपल्स आपके पास लिस्ट बना लो। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर, तो अपना नॉलेज को एनरिच करो। और यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिखा है जो आपको बार-बार लगेगा, जिम्नोस्पर्म को क्या कहते हैं, फेनोरोगाम्स विदाउट ओवरी। इन्हें कहते हैं फेनोरोगाम्स विदाउट ओवरी। फेनोरोगाम्स विदाउट ओवरी का मतलब क्या है, फेनोरोगाम्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स, फेनोरोगाम्स का मतलब फ्लावरिंग प्लांट। ध्यान रखना, ये फ्लावरिंग प्लांट है, इनके पास ओवरी नहीं है। तो दीस आर द फेनोरोगाम्स विदाउट ओवरी, आप इसे कह सकते हैं। तो दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म। ओके, तो पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है। ओके, बाद में और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर आने वाला है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, तो मायो, सार्को, मसल और मोटा, ये सारे अल्टरनेटिव हैं। यानी जो मसल्स होती मसल्स, तो मसल का अल्टरनेटिव होता है मायो, बाद में उसका नाम है सार्को, और उसका एक अल्टरनेटिव है मोटा। ओके, तो मायो, सार्को, मसल, मोटा, these are the alternate name for muscles। इसलिए आप कहते हैं कि मायोलॉजी, मायोलॉजी यानी ध्यान रखना स्टडी ऑफ मसल, सार्कोलॉजी यानी स्टडी ऑफ मसल, और मोटर न्यूरॉन, कई बार हम देखते हैं मोटर न्यूरॉन यानी जो न्यूरॉन हमारे मसल के साथ जुड़ता है उसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन। ओके, आपने शायद पढ़ा होगा इसके पहले न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, आपके 10वीं किताब में दिया था रिफ्लेक्स एक्शन, वहां पर लिखा था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आप ध्यान रखना कि तो मोटर न्यूरॉन होता है, मोटर का मतलब भी क्या होता है, मसल्स होता है। ओके, अभी सारे अल्टरनेटिव को ध्यान में कैसे रखना है, क्योंकि नॉलेज तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो कुछ ट्रिक आपके पास होनी चाहिए। बहुत आसान से ट्रिक बताता हूं आपको। जैसे देखो मायो, सार्को, मसल, मोटा। तो जैसे आप किसी मोटर में जा रहे हैं, ठीक है, मोटर यानी बस में जा रहे हैं, और आपको ध्यान रखना पर, तो आपको आप खड़े हैं और आपको जगह नहीं है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे आपको आप बोल सकते हैं मायो, सार्को, मतलब थोड़ी बाजू में हो जाएगी नहीं, तो आपको जगह मिल जाएंगे। तो थोड़ा एक एग्जांपल, टिपिकल एग्जांपल, क्योंकि देखो प्योर नॉलेज होता है ना, जैसे आपने प्योर गोल्ड से कोई डिजाइन वाला, मतलब आप देखेंगे ऑर्नामेंट नहीं बनते, उसके अंदर थोड़ा बहुत दूसरा आपको मेटल डालना ही पड़ता है। उसी तरह से प्योर नॉलेज ब्रेन के अंदर एकदम से फिट नहीं होता है, उसके साथ साथ आपको कुछ एग्जांपल या आपको जो अच्छा लगे उस तरह से आप उसको स्टोरी बना के आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चॉइस आपकी है, आप अपने तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। ओके, अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगली टर्मिनोलॉजी, दैट इज कॉल्ड माइको। Now this is also one term in that is called माइको। तो माइको का मतलब कहता है, माइको का मतलब होता है फंजाई। माइको मींस फंजाई से कहते हैं, तो माइकोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फंजाई।
ओके, माइकोलॉजी यानी क्या होता है? स्टडी ऑफ फंजाई। माइको मींस फंजाई। ओके, तो ये आपने यहाँ पर देखना कि इसलिए देखते हैं व्हाट माइको मींस फंजाई। ओके, अगला टर्म्स यहाँ पर है फाइको। फाइको मींस अलगी। फाइको का मतलब क्या होता है? अलगी होता है। तो फाइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ अलगी, स्टडी ऑफ अलगी। और इन दोनों को आपका एग्जांपल आता है कि फंजाई एंड अलगी आर सिम्बायोटिक रिलेशन। फंजाई और अलगी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, और वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहां पर है? तो आपको याद होगा कि लाइकेंस या लीजेंस जिसे कहते हैं, लेकिन तो लाइकेंस आपने सीखा है। तो लाइकेन इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अलगी एंड फंजाई। ये टॉपिक आपको 11वीं में भी आने वाला है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको दिया हुआ है। तो लाइकेंस मतलब बोर्ड पैटर्न की किताब में दिया हुआ है। तो लाइकेन इज एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ अलगी एंड फंजाई। तो इसलिए आप देखेंगे कि माइको का मतलब फंजाई होता है, फाइको का मतलब अलगी होता है। तीसरी अगली की टर्म हम देखेंगे दैट इज हिपैटिक। हिपैटिक का मतलब क्या होता है? लिवर। हिपैटिक का मतलब लिवर है। और एक बार अगर आपको हिपैटिक का मतलब लिवर में ध्यान में आएगा तो हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस मतलब लिवर को सूजन आ गई। हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन, लिवर के सेल को कहते हैं हिपैटोसाइट, क्योंकि साइट का मतलब सेल। तो हिपैटोसाइट मतलब एक बार अगर कोई टर्म्स आपके ध्यान में आ जाती है तो आप उसको आराम से ध्यान रख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड हिपैटिक का मतलब क्या होता है? लिवर होता है। ओके, बाद में आप देखेंगे गट। गट एक काफी कॉमन वर्ड होता है। गट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल। गट का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल, और इसे कहते हैं एंटेरॉन। इसे कहते हैं एंटेरॉन भी कहते हैं। एंटेरॉन, एलिमेंट्री कैनाल एंड द गट, दिस इज द पैरल वर्ड्स आर देयर। इसलिए कह रहा हूं फोरगट, मिडगट, हिंडगट। यानी गट का जो मतलब है वो एलिमेंट्री कैनल होता है, ऐसे कहते हैं एंटेरॉन कहते हैं। ओके, अभी गट का मतलब एलिमेंट्री कैनल। इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं कि आपने गटागट की गोलियां खाई है, गटागट। ओके, तो गटागट की गोलियां किस में जा रही है? एलिमेंट्री कैनल में जा रही है। तो इसी को कहते हैं गट यानी एलिमेंट्री कैनल, यानी इसे कहते हैं एंटेरॉन। इसे कहते हैं एंटेरॉन। एंटेराइटिस अगर ऐसे बोल दिया तो दैट इज अ सूजन, यानी यहां पर क्या हो गया? दैट इज अ मतलब स्वेलिंग हो गया। एंटेरॉन को एलिमेंट्री कैनल में सूजन हो गया। इस तरह से गट वाला कंसेप्ट यहां पर ध्यान में रख सकते हैं। कई बार आपको ये 1 2 3 किसी भी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। ओके, अगली टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं यहां पर विसरल ऑर्गन। तो विसरल ऑर्गन मतलब ऑर्गन प्रेजेंट इन थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो हमारी जो थोरैक्स से एब्डोमेन होती है उसके अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं ध्यान रखना, ऑल दिस ऑर्गन्स कॉल्ड विसरल ऑर्गन्स। उसे हम विसरल ऑर्गन कहते हैं, उसे हम कहते हैं विसरल ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमारा इस तरह से देखेंगे कि ये हमारा बॉडी पोर्शन होता है, नेक है, यहाँ पर हेड है, और ये जो पोर्शन है डायफ्राम है, ये आप देखेंगे थोरैक्स, और ये जो है ये एब्डोमेन है। ओके, तो हमारा जो थोरैक्स और एब्डोमेन के अंदर ध्यान रखना है, यहाँ पर ये थोरैक्स और एब्डोमेन के अंदर जितने भी सारे ऑर्गन्स है, ओके, यहाँ पर जितने भी सारे ऑर्गन्स है, all these organs together called what? Visceral organs। इन्हें कहते हैं visceral organ। मतलब ये थोरैक्स, ये एब्डोमेन, दोनों को डिवाइड करने वाला डायफ्राम, और यहाँ पर जितने भी ऑर्गन है, जैसे कि आप देखेंगे लंग्स होगा, यहाँ पर हार्ट होगा, फिर यहाँ पर स्टमक होगा, फिर यहाँ पर लिवर होगा, फिर यहाँ पर पैंक्रियास होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, all these organs refer as what? Visceral organs। ओके, इन्हें हम visceral organ कहते हैं। और ध्यान रखना कि सारे विसरल ऑर्गन इस कैविटी के अंदर होते हैं, और इस कैविटी को कहते हैं सीलोम। क्या कहते हैं इसको? सीलोम। सीलोम का मतलब होता है ट्रू बॉडी कैविटी। क्या कहते हैं इसको? ट्रू बॉडी कैविटी। आप एनिमल किंगडम में इसको कंसेप्ट आपको आने वाला है कि सीलोमेट और सीलोमेट, सूडो सीलोमेट। तो आपको क्या पता है? मेक अ लिस्ट ऑफ सीलोमेट एनिमल्स, मेक अ लिस्ट ऑफ सीलोमेट एनिमल, मेक अ लिस्ट ऑफ सूडो सीलोमेट and make a list of coelomates। तो तीनों कॉन्सेप्ट को आप कंपैरेटिवली लिख सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ coelomate, coelomate एंड द pseudocoelomate। तो हमारे बॉडी में भी ध्यान रखना कि हम coelomate एनिमल्स हैं, जनरली हायर एनिमल्स coelomate होते हैं, यानी हमारे बॉडी के अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होती है। तो ये जो हमारा थोरैक्स एब्डोमेन है, ध्यान रखना यहाँ पर एक बॉडी कैविटी से सीलोम कहते हैं, और इसके अंदर जितने भी ऑर्गन है इसे कहते हैं विसरल ऑर्गन कहते हैं। और इस सीलोम को कवर करने वाला एक यहाँ पर मेम्ब्रेन होता है। बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ जो आपको बाद में लगने वाला है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो जितने एक ऐसे मानो कि जितने हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं यहाँ पर सीलोम के अंदर, वो सारे ऑर्गन्स के सराउंडिंग में कॉमन कवरिंग होता है, और इसे कहते हैं पेरिटोनियल लेयर। इसे कहते हैं पेरिटोनियल लेयर। तो पेरिटोनियल लेयर
सीलोम की बाउंड्री बनाता है, पेरिटोनियल लेयर सीलोम की बाउंड्री बनाता है और हमारे विसरल ऑर्गन्स पेरिटोनियम लेयर के अंदर होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट आपको समझाना वाला हूँ कि यहाँ पर एक एक्सेप्शनल ऑर्गन जो पेरिटोनियम के बाहर होता है एंड दैट इज अ किडनी। ध्यान रखना, ऐसे अपनी साइड में देखा रहा है ऐसे, तो एग्जैक्टली ध्यान रखना कि किडनी जो होता है, किडनी इस पेरिटोनियम के बाहर होता है। तो किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो, ध्यान रखना कि किडनी जो होता है, किडनी इस पेरिटोनियम के बाहर होता है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि किडनी को एक पर्टिकुलर टर्म्स यूज होती है, दैट इज कॉल्ड किडनीज आर, किडनी को ऐसे कहते हैं, किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल। क्या कहते हैं किडनी को? रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या आता है? The kidneys are present behind the peritoneal membrane, यानी वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, उसके पीछे होती है, that is the retroperitoneal. This is the terminology used regarding kidney. मतलब मैं आपको समझाना हूँ, एक बार अगर आपको बेसिक फंडामेंटल टर्म्स अगर आपके ध्यान में आ गई तो आपको ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ चैप्टर का कंटेंट आपके समझ में आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर क्लियर हो गया रिगार्डिंग दिस विसरल ऑर्गन। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों की डेथ हो जाती है और उनका पोस्टमार्टम करवाया जाता है, और अगर कोई डाउट है तो उनका विसेरा, तो यूज होता है विसेरा, उनका प्रिजर्व किया जाता है। विसेरा मतलब पूरा उनका अंदर का जो माउथ से लेकर एनस तक का जो स्ट्रक्चर उसको निकाल लिया जाता है, ऑर्गन्स को निकाल लिया जाता है और इसे हम विसेरा कहते हैं। ठीक है, तो ये भी वर्ड आपको बार-बार आने वाला है। बाद में ग्राफी, जब भी आप बोलेंगे ग्राफी, जैसे सोनोग्राफी, एंजियोग्राफी, ग्राफी का मतलब स्टडी होता है, ग्राफी का मतलब स्टडी होता है यानी रिकॉर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड ग्राफी। बाद में गोनाड्स, गोनाड्स मतलब क्या रहता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। गोनाड्स का मतलब ध्यान रखना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग के अंदर देखेंगे टेस्टिस एंड ओवरीज, these are referred as the gonads, that is the reproductive organs. बाद में अगला पॉइंट देखेंगे आप गैस्ट्रो। तो गैस्ट्रो मतलब स्टमक, ध्यान रखना, पर गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है? गैस्ट्रो मींस स्टमक होता है, गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक। ओके, इसका देखेंगे गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस तो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रो व्हाट इज रिगार्डिंग व्हाट? तो ध्यान रखना, तो स्टमक से रिलेटेड होता है, गैस्ट्रो मींस स्टमक। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगली टर्मिनोलॉजी अगर हम यहाँ पर देखते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रैकियन। ब्रैकियंस मींस आर्म्स। तो ब्रैकियन का मतलब आर्म्स होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया ना जो आर्म्स हम देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रैकियन। ओके, तो ब्रैकियन यानी जो आर्म्स हमारी होती है, ये जो आर्म्स निकल रही है, ध्यान रखना, इसे कहते हैं ब्रैकियंस। ब्रैकियंस का मतलब आर्म्स होता है। ब्रैकियल आर्टरी वगैरह आप देखेंगे, जो आर्म्स को ब्लड सप्लाई करते हैं उसे ब्रैकियल आर्टरी कहते हैं। तो ब्रैकियन का मतलब आर्म्स होता है। कई बार हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम के अंदर खास करके एक शब्द आता है कमीशर। तो कमीशर का मतलब जॉइंट होता है, कमीशर मींस जॉइंट। ओके, तो हमारे ब्रेन के अंदर भी आपने सीखा होगा कि हमारा जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम उसके दो पार्ट पड़ते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रम ऑफ द ब्रेन को जोड़ने वाला नीचे से एक पार्ट होता है। ओके, तो उसे कहते हैं कमीशर, उसे कहते हैं कमीशर। जैसे आप देखेंगे कि हमारा ब्रेन, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। ओके, RCHS एंड LCHS। मतलब क्या होता है कि राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और यहाँ पर उसको जोड़ने वाला एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं कमीशर। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कमीशर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन that join our two parts of the brain। मतलब जैसे हमारे ब्रेन का हिस्सा है, उसके नीचे से दो जो हेमिस्फीयर होते हैं उनको नीचे से जोड़ने वाला एक कमीशर होता है। What is the name of that कमीशर which join the two parts of the cerebrum? Okay, find out that name। Okay, तो इस तरह से थोड़ा पढ़ाई करने के लिए क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको आगे चलकर स्टिमुलर का काम करके आप वहां तक पहुंचेंगे और ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डायग्राम देखेंगे। तो क्या है कि हम जो एक्चुअली हमारे पास ऑडियो वीडियो दोनों है, क्योंकि हमारे आंखें जो कैमरा की काम करते हैं और ईयर जो ऑडियो का काम करते हैं। अभी से आप जो ब्रेन को एक्सपोजर दोगे तो अपने आप आपके दिमाग में जल्दी सेटल होगा। तो एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसलिए मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस भी यहाँ पर दे रहा हूँ, उस तरह से आपने आपका ध्यान रखना कि कमीशर का मतलब क्या होता है? कमीशर का मतलब होता है जॉइंट। ओके, और इस तरह आप देखेंगे कि एक्चुअली हमारे ब्रेन के अंदर एक्चुअली आप देखेंगे, और एक थोड़ा अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको दूं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ कमीशर्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ कमीशर्स। सो गिव द नेम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कमीशर्स प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। बाद में इरिथ्रो का मतलब क्या होता है, रेड। इरिथ्रो का मतलब रेड। देखो नॉलेज दो तरह से बढ़ने वाला, एक जो मैं बताऊंगा उस तरह से, और दूसरा जब पॉइंट आउट करेंगे उससे, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तो लेवल बहुत जल्दी बढ़ेगी। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपको हरासमेंट के लिए नहीं दिए जा रहे, क्वेश्चंस आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं। और किस तरह से काम किया जाता है, कौन से बुक तक आपको पहुंचना है, आपकी थर्स्ट कितनी है, क्योंकि मेरा फाइनल एम है कि आपके अंदर एक थर्स्ट की जाए, थर्स्ट डेवलप की जाए। वो थर्स्ट ही आगे चलकर आपको मतलब मोटिवेट करने वाली है। तो ठीक है, कोशिश मेरी जारी रहेगी आपकी थर्स्ट बढ़ाने की। ओके, अभी कई और टर्म्स होते हैं जो काफी कॉमनली बायोलॉजी के अंदर यूज होते हैं, जैसे इरिथ्रो। इरिथ्रो मतलब रेड, इरिथ्रोसाइट यानी RBC। इरिथ्रो का मतलब रेड होता है, तो इरिथ्रोसाइट यानी RBC। अब देखेंगे इस तरह से, इरिथ्रो का मतलब रेड होता है। ल्यूको, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट होता है, ध्यान रखना, ल्यूको मतलब व्हाइट होता है। तो आप देखेंगे ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट मतलब क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स का मतलब होता है दैट इज अ व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, तो ल्यूको अगर आप देखेंगे यहाँ पर, इसके इससे और कई टर्म्स बनती है। ल्यूकोप्लास्ट, इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ प्लास्टिड्स। आप देखेंगे प्लांट के अंदर प्लास्टिड्स मिलती है, क्लोरोप्लास्ट। ओके, आप देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, these are the types of plastids are there। देखो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब एक सिलेबस जो है, कंटेंट है, उसका एक एक्सपोजर देना चाहता हूँ मैं आपको। तो ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोसाइट, so there are so many terms are there start with the ल्यूको, और ल्यूको का मतलब क्या होता है, व्हाइट होता है। ओके, तो व्हाइट ब्लड सेल तो हमारे बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट है, हम सोल्जर सेल कहते हैं, क्योंकि जब भी आपके बॉडी में कोई पैथोजन एंट्री करते हैं तो वहां पर ल्यूकोसाइट का काम बढ़ जाता है। दे आर द सोल्जर सेल्स आर देयर। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको ल्यूकोसाइट के सारे टाइप्स याद आ रहे हैं। ल्यूकोसाइट है व्हाइट ब्लड सेल, ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट। ओके, तो ग्रैनुलोसाइट के 3 पार्ट है, ग्रैनुलोसाइट के 2 पार्ट्स है। ग्रैनुलोसाइट के अगर आप देखेंगे इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और अग्रैनुलोसाइट के अंदर मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो ध्यान रखना, तो ये आपको एक वर्ड्स लेकर आपको उसके पीछे, एक वर्ड के पीछे काफी नॉलेज छिपा हुआ है। तो वो आप पर डिपेंड करता है, आपके थ्रस्ट पर डिपेंड करता है कि आप वहां से कितनी इंफॉर्मेशन विड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ठीक है। बाद में हम देखेंगे सायनो। तो सायनो का मतलब ब्लू होता है, सायनो का मतलब ब्लू होता है। जैसे आप देखेंगे सायनोबैक्टीरिया, सायनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, यानी ध्यान रखना यहाँ पर। तो एक्चुअली आप देखेंगे बेसोफिल सेल होती है, WBC का प्रकार है बेसोफिल। तो बेसोफिल को सायनोफिल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दैट बेसोफिल रिक्वायर ब्लू कलर स्टेन। आपको पता है जब हम सेल माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम उसके अंदर जो कलर डालते हैं उन्हें स्टेन कहते हैं। तो बेसोफिल को ब्लू कलर का स्टेन लगता है, दैट इज मिथिलीन ब्लू नाम का एक स्टेन लगता है, और दैट्स व्हाई बेसोफिल को कहते हैं सायनोफिल। ओके, तो आपको रिकॉल करना है, आपको जो पास्ट नॉलेज आपके ब्रेन के अंदर जो ऑलरेडी स्टोर्ड है मेमोरी कार्ड, उसको एक्टिवेट करो। ओके, और अगला पॉइंट देखते हैं हम अल्बा। अल्बा का भी मतलब व्हाइट होता है, अल्बा शब्द का मतलब भी व्हाइट ही होता है। इस तरह से आप देखेंगे ये टर्मिनोलॉजी। अगला पॉइंट देखेंगे हम क्लोरो। क्लोरो का मतलब ग्रीन होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर की प्लास्टिक, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और एज अ स्टूडेंट यू शुड नो द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पूरे डिटेल जो अंदर के स्ट्रक्चर्स है सारे के सारे लेवल आपको आने चाहिए। ओके, क्योंकि आप बहुत मतलब लोअर स्टैंडर्ड से क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में आपको और डिटेल में जाना है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हम ज़ैंथो। ज़ैंथो का मतलब येलो होता है, ज़ैंथो का मतलब येलो होता है, इसलिए हम कहते हैं पिगमेंट है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल इज अ काइंड ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट। आप देखते हो कि प्लांट के अंदर अलग टाइप की पिगमेंट होती है, क्लोरोफिल होती है, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट होती है। कैरोटीनॉइड के 2 प्रकार होते हैं, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन पिगमेंट। ध्यान रखना, कैरोटीन पिगमेंट। तो ज़ैंथो का मतलब यहाँ पर होता है येलो होता है। ओके, और तीसरी पिगमेंट मैंने बताया कि जैसे क्लोरोफिल,
कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स एक तीसरी प्रकार की पिगमेंट होती है। तो ठीक है, यहाँ पर सैंटो का मतलब येलो होता है। ओके, बाद में हम देखते हैं कि स्ट्रॉ कलर। स्ट्रॉ कलर क्या है? स्ट्रॉ कलर मतलब ध्यान रखना, स्ट्रॉ कलर का मतलब फेंट येलो। स्ट्रॉ कलर का मतलब फेंट येलो होता है। जब ब्लड सीखते हैं तो देखते हैं कि ब्लड के अंदर सॉलिड और लिक्विड पार्ट है। जो लिक्विड पार्ट का 55% एंड दैट इज अ प्लाज्मा। हमारे ब्लड के अंदर 45% ब्लड सेल्स और 55% प्लाज्मा है, और जो 55% प्लाज्मा उसका कलर जो होता है स्ट्रॉ कलर कहते हैं। तो ह्यूमन प्लाज्मा शोज स्ट्रॉ कलर। स्ट्रॉ कलर मतलब फेंट येलो। जब उसमें ब्लड सेल मिक्स होती है, खास करके आरबीसी, तब उसको आता है कलर रेड। तो रेड कलर आरबी की वजह से है। तो यहाँ पर स्ट्रॉ कलर का मतलब फेंट येलो, दैट इज शोन बाय द प्लाज्मा। ओके, तो प्लाज्मा के सारे इंग्रेडिएंट आपको याद आ रहे हैं क्या? क्या प्लाज्मा के सारे इंग्रेडिएंट आपको याद आ रहे हैं? क्या आपको ब्लड सेल का पूरा चार्ट याद आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। बाद में अगला वर्ड मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, दैट इज व्हाट पैरा। PARA, पैरा मतलब एडिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है पैरा, मतलब एडिशन। तो कई बार हम इसको देखते हैं, जैसे यूज करते हैं वर्ड पैरा मेडिकल कोर्सेज। पैरा मेडिकल मतलब जो मेन स्ट्रीम है मेडिकल के, MBBS, ओके, BMS, BDS वगैरह, उसको छोड़कर जो उसको अलाइड जो ब्रांचेस होने पैरा मेडिकल ब्रांचेस कहते हैं। पैरा मतलब एडिशन, पैरा मतलब एडिशन। ओके, तो इससे रिलेटेड आप टर्मिनोलॉजी अगर देखेंगे तो हमारी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, उसके दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक के जो बाजू में है उसे कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरा मतलब एडिशन होता है। ये कई बार आपको टर्मिनोलॉजी बेसिकली कई सारी जगह पर लगने वाली है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अगला पॉइंट है दैट्स कॉल्ड पैलेग्रा। पैलेग्रा में डिफिशियंसी डिजीज सीखा हुआ, विटामिन्स ने न्यूट्रिएंट्स के अंदर। तो पैलेग्रा इस शब्द का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? उसका मतलब होता है रफ स्किन। इसका मतलब होता है रफ स्किन। ओके, तो पैलेग्रा का मतलब रफ स्किन होता है। बाद में आपने ऐसे देखा होगा ORS घोल, किसी को अगर डिहाइड्रेशन होता है तो उसको ORS घोल देते हैं, ORS सॉल्यूशन देते हैं। तो व्हाट इज दैट ORS? ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तब में कि ORS इसके अंदर उसका बॉडी का सॉल्ट और वाटर बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है, तो उसको हम सॉल्ट और वाटर देते हैं। ओके, तो ऑस्मोरेगुलेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? एक टर्मिनोलॉजी आगे देखो, कौन सी? ऑस्मोरेगुलेशन। सो ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन यानी हमारे बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर का बैलेंस मेंटेन करना। हमारे बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर का बैलेंस मेंटेन करना, उसे कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। इट इज द मेन फंक्शन ऑफ किडनी। एक किडनी का फंक्शन है। किडनी के कई सारे फंक्शंस है बच्चों। देखो क्या आपको याद आ रहे हैं? कौन-कौन से फंक्शन आपको याद आ रहे हैं? किडनी का पहला फंक्शन होता है एक्सक्रीशन। दूसरा फंक्शन, एक्सक्रीशन मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको रिमूव करना। दूसरा फंक्शन होता है ऑस्मोरेगुलेशन, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर है, सॉल्ट है, उसको बैलेंस करना। बाद में ब्लड का pH मेंटेन करना, बाद में ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करना, ब्लड का प्रेशर मेंटेन करना। ओके, बाद में किडनी जो होती है एक्सेस ड्रग्स और विटामिन्स को बाहर निकालती है। बाद में किडनी प्रोसेस सब हार्मोन्स, किडनी कौन सी हार्मोन्स तैयार करती है? तो इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन तैयार करती है। हमने शायद मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इरिथ्रोपोइटिन नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। और कैल्सिट्रॉल करके एक हार्मोन है, कैल्सिट्रॉल, वो बोन फॉर्मेशन के लिए लगता है। तो किडनी के फंक्शंस आपको आने चाहिए, एक एक ऑर्गन, क्योंकि पूरे सिलेबस के अंदर आपको कुछ ऑर्गन सीखना है। ओके, तो 10-12 ऑर्गन आपको सीखना होगा पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आपको सीखना है स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। बाद में देखेंगे लंग्स आपको सीखना है, किडनी आपको सीखना है, बाद में टेस्टिस है, ओवरीज है, ब्रेन है। ओके, तो इतने सारे से टिपिकल ऑर्गन आपको सीखना है। तो ऐसा अगर आपको फ्यूचर में अगर डॉक्टर बनने हैं तो ये सारे ऑर्गन्स के बारे में आपको प्राइमरी लेवल की जानकारी होनी चाहिए, और आपको खुद आपकी लेवल उस तरह से बढ़ाती रहना है। ठीक है, बाद में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड PPLO। व्हाट इज दैट PPLO? PPLO means pleuropneumonia like organism. PPLO is pleuropneumonia like organism and is the smallest prokaryote. ये सबसे छोटा प्रोकार्योट है।
सबसे छोटा प्रोकैरियोट है, दैट इज कॉल्ड PPNO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है। इसके बारे में आपने सिखाऊंगा। तो आपको स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है, लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है, इसके बारे में भी आप जानकारी हासिल कर सकते हो। सो व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट फ्लावर एंड व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट फ्लावर, इसकी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। और आज के दिन मतलब आज हमने टेक्नोलॉजी देखी है, ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। और आज हमने जो टेक्नोलॉजी देखी और मैंने जो क्वेश्चन पूछे है, क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की पूरी कोशिश करना है, ओके, क्योंकि क्वेश्चन जिस तरह से आप ढूंढेंगे तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, तब उस क्वेश्चन का एक आपको मतलब इवेंट बहाना रहेगा और उस हिसाब से आप उस टॉपिक को टच करेंगे, टॉपिक तक आप पहुंचेंगे, टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना, दैट इज द मेन पर्पस टू गिव दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से मुझे एक्सपेक्टेड है कि आप इस सारे क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। आप इसे इनके आंसर्स आप मुझे चैट के थ्रू भेज सकते हैं, ओके, और आई एक्सपेक्टिंग ऑल द आंसर्स फ्रॉम योर साइड, ओके। तो आज हमने ये टेक्नोलॉजी देखी है, ओके। अगले लेक्चर में भी हम कुछ टेक्नोलॉजी और कुछ बेसिक फैक्ट देखने वाले, तो बिल्कुल रेडी रहिए, ओके, और बिल्कुल एक कमांडो की तरह बिल्कुल आपकी पढ़ाई को आप जोरदार से स्टडी शुरू कर दीजिए, ओके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।